हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द इम्प्रेल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है कि दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइम डिजीज है ना, लाइम डिजीज का पहला मामला सामने आया है। तो सबसे पहले तो ये लाइम डिजीज जो है स्टार्टिंग में, शुरुआती में जो इसका सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो कहीं कहीं लाल लाल दाने होना, चिकटा टाइप का हो जाना स्किन पे, फिर केहनी में यहाँ पे दर्द होना, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में ये फैलने लगता है। ये बोरेलिया नामक जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु का नाम है बोरेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जीवाणु जनित एक रोग है, विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु जनित रोग है और संक्रमण वाला तो नहीं है, फैलता नहीं है एक दूसरे से छूने पे। हाँ, लेकिन अगर यह जीवाणु, ये कीट, एक छोटा सा कीट आता है, वो काट ले तो उस काटने के कारण ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहला जो मामला है वह केरल के एर्नाकुलम में है ना, केरल के एर्नाकुलम में ये सबसे पहले मामला पाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यह पहला बीमारी, पहला डिजीज है। हाँ, लेकिन अगर इस पर सतर्कता नहीं रखा गया तो आने वाले दिन में ये पूरे देश में क्या हो सकता है, फैल सकता है। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले मामला कहाँ आया है, केरल में आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि देश में किस वैक्सीन की पहली खुराक की वजह से हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। आखिर कौन सा ऐसा वैक्सीन था जो ये होने लगा? तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा पोलियो वैक्सीन था ना, इसी पोलियो वैक्सीन की वजह से ये पहला जो टीका दिलाया तो 16 मार्च को ही दिलाया गया था। इसलिए उस दिन जो है कौन सा पोलियो वैक्सीन दिलाया था, इसलिए हर साल उसको किस दिवस के रूप में, टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ये दिवस मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना कि जब भी बच्चा जो है पैदा होता है, पैदा होने के बाद जस्ट तुरंत बाद जो है सबसे पहला टीका जो लगाया जाता है, वहाँ से लेकर के और लगभग 16 साल 17 साल की उम्र तक, 14-16 साल तक की उम्र तक टीका लगाया जाता है। तो कौन कौन से टीका कितने कितने समय पर लगाना चाहिए, इस चीज़ की जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पोलियो वैक्सीन है, आपको पता है कि भारत में यही एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहा है, जो अब फिलहाल भारत देश में कोई भी मरीज जो है पोलियो का शिकार नहीं है या नहीं हो सकता है, उसका लक्षण नहीं पाए गए। हाँ, एक केरल में पाया गया था, बट वो पता चला कि वो बांग्लादेश का निवासी था, वो आया था, इसलिए वो पाया गया। तो भारत में पूरी तरह से इसकी समाप्ति की घोषणा की जा चुकी है। और यह पोलियो जो है बीमारी है, जो पोलियोमाइलाइटिस विषाणु के कारण होता है, तो पोलियो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो कारण ये था पोलियो वैक्सीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के मामले में तो हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं यहाँ पे। तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया है नवनीत कुमार सहगल को, नवनीत कुमार सहगल को। और अगर प्रसार भारती के नाम से कुछ याद आ रहा होगा तो एक चीज और आपको ध्यान में आया होगा, जो आपका था पीबी शब्द। आपको ध्यान में होगा कि हम लोग पढ़े थे कि पीबी शब्द जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी, तो वहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, प्रसार भारती। अभी पिछले करंट अफेयर का ये सवाल है। तो पीबी शब्द की शुरुआत किसने की थी, इस योजना की, इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रसार भारती। और प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने, तो नवनीत कुमार सहगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन आपके पास है संजय कुमार, नितिन नारंग, दिव्येंदी बरुआ और अनिल कुमार। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नितिन नारंग। नितिन नारंग जो है भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, आज के डेट में शतरंज के मामले में अगर देखा जाए तो इसका भी क्रेज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले के मामले में अभी थोड़ा सा इसमें तेजी आई है, थोड़ा सा एक्टिविटी देखा गया है। और शतरंज तो वैसे भी इसको लेकर के बहुत बेहतरीन ये खेल है, ये दिमाग का पता चल जाता है कि आखिर क्या पोजीशन है। चलिए आईक्यू का पता लगाते हैं, आईक्यू और ईक्यू क्या है। पूर्व आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल को किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे जो है हम लोग जस्ट पढ़े यहाँ पे, बस चेंज कर दिया गया है। पहला था कि प्रसार भारती के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया, अब यहाँ पे है कि नवनीत सहगल को किस संस्थान का अध्यक्ष चुना गया। तो आपको आंसर पहले ही आपने बोल दिया होगा, आंसर क्या होगा, प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नवनीत सहगल जो है चुने गए। बस ध्यान रखिएगा ये क्या थे, पूर्व IAS अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2024 की रिपोर्ट नेटेड इन इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड सार्क ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार पर शीर्ष स्थान पर है। तो ध्यान देना है यहाँ पे अवैध व्यापार हो रहा है। पहले तो आप लोग सिर्फ हाथी का सुनेंगे, हाथी के दांत का अवैध व्यापार होता था, क्योंकि विदेशी लोग इसको परचेज करते थे, उसको तरह तरह का आभूषण भी वहां पे बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो ये मामला पाया गया है वो मामला आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तमिलनाडु में जो है पहला केस पाया गया है कि सार्क के अंगों का जो है क्या हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर सरकार काम कर रही है, इस पर रोक लगाने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी इतना छिप छिपा के काम होता है ना, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये मामला कहाँ पाया गया है, तमिलनाडु में। सरकार को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये भी प्रजाति कुछ दिन के बाद बचेगा नहीं। जैसे जो हाथियों के साथ हुआ था वो इनके साथ ना हो पूरी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ASF को मंजूरी दी है। देखिए यहाँ पे जो क्या है आपका सस्टेनेबिलिटी फंड, फंड का मतलब होता है कि कहाँ से अमाउंटेड पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जमा किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। देखिए RBI तो ये बैंकों का बैंक कहलाता है, मतलब सभी बैंकों का नियंत्रण करता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे शेयर की खरीद बिक्री की जाती है, एक तरह से समझिए कि दुकान है। तो RBI तो भाई क्या हो जाएगा, यह बैंकों का बैंक हो जाएगा, बैंकों का बैंक। RBI की स्थापना आपको पता है 1935 एक्ट के तहत उस समय हुआ था और 1949 में RBI का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण तो नेशनलाइजेशन, मतलब इसको सरकारी घोषित कर दिया गया। किसको, RBI को। कब, 1949 में, 1935 में। तो इसकी स्थापना ही हो रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में हुआ था और BSE की स्थापना ये लगभग बहुत पुराना, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। तो CDB का जो है यहाँ पे यह फंड जारी किया गया है, किस चीज के लिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब ये पैसा उसी चीज में खर्च होगा जहां से प्रदूषण नहीं होने वाला है। प्रदूषण नहीं होगा तो ही इस पैसे का इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता है। तो आजकल कौन सा ऐसा काम है जिससे प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखी जाएंगी और ये साफ जाहिर है कि इस फंड का इस्तेमाल उसी जगह पे होगा जिसके इस्तेमाल करने से प्रदूषण ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किसने मुंबई में IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है भाई, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक होता है GST है ना, एक होता है IST, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GST ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, एक और IST होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है। तो यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है। आपको पता है कि इंडिया में जो रेखा गुजरती है समय मापन के लिए वह कितने डिग्री पर होता है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा पृथ्वी हो गया, यहाँ ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। और अगर यहाँ पे बात करें कि जो अपना भारत का पोजीशन है इस वाले स्थान पे, तो ये लगभग 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक है ना, कितना 82.5 डिग्री, यानी हम 82.1/2 डिग्री ईस्ट लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के 82.5 डिग्री पर डिस्टेंस पे जो है हमारी समय रेखा जो है गुजरती है। लगभग जो है देखा गया है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे आखिर किसने इसका उद्घाटन दिया, तो पीयूष गोयल ने।
इसने किया है पीयूष गोयल ने, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर से अगर हम चलें कहाँ तक, 82.5 डिग्री देशांतर तक, यानी ईस्ट देशांतर तक, तो इसमें जो समय लगता है वह कितना का समय लगता है, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, यानी 5.5 घंटा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि भाई 0 डिग्री से लेकर के 82.5 डिग्री तक, और 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर 1 डिग्री कंप्लीट करना हो तो पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 82.5 डिग्री है तो 82.5 गुना कितना कर देंगे, 4। तो गुना करने के बाद आपको यहाँ पे समय निकल जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी 330 मिनट। इसको गुना कीजिएगा तो 330 मिनट आ जाएगा, और 330 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 5.5 घंटा का समय लगता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पीयूष गोयल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन के सऊदी अरब ग्रांड प्रीमियर लीग जीता गया है। यह किस कंपनी के ड्राइवर की है? तो मैक्सिमम आप देखिएगा इस सारा कंपनी लगभग सऊदी अरबिया का ही मैक्सिमम रहता है। यहाँ पे रेड बुल आपका ये आंसर हो जाएगा कि रेड बुल कंपनी के तहत जो है ये जीता गया है। तो हाल में मैक्स वर्स्टैपेन ने सऊदी अरबिया ग्रांड प्रीमियर लीग जीता है। इस व्यक्ति का नाम है, किस कंपनी की तरफ से है वो? तो रेड बुल कंपनी के तरफ से है। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखिए, ये बड़ी इजी क्वेश्चन है और स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न हम पढ़ देते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा, ध्यान रखना है ये जो चुनाव होने वाला है जिसकी घोषणा हो चुकी है, ठीक है, और लगभग 19 अप्रैल से जो है इसकी शुरुआत है। तो 19 अप्रैल से पहला चरण शुरुआत हो जाएगा। तो ये कौन सी लोकसभा चुनाव है? 18वीं। इससे पहले वाला 17वीं था। तो 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की भारतीय संविधान, क्या ध्यान देना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन में आपका अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद में से आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल का बताता है। तो आपको अनुच्छेद देख करके आप अपना किताब निकालिए, उस किताब में से, या अगर आपको याद है, जानकारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। हम लोग अगले दिन इसकी चर्चा करेंगे। तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 80 का 1, अनुच्छेद 81 का 2, अनुच्छेद 83 का 2 और अनुच्छेद 88 का 1। तो अगर आप टोटल अनुच्छेद 80 से लेकर के 90 तक देखिएगा तो आपको सही जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है। तो हमेशा की तरह इसको भी आपने अपने कॉपी में ऐड करके रख लिया होगा या आप रखेंगे भी। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले क्लास में नए 10 प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।